आज़ादी का विज्ञापन है, अगर आपने देखा हो, गला सबका सूखता है, डर सबको लगता है। डर के आगे जीत है। एक चंद्रशेखर जाएगा, 1000 तैयार खड़े हैं, आपकी गोलियां कम पड़ जाएंगी। भाई मुझसे बहनजी से जुड़ा सवाल मत पूछना। यार ऐसे कैसे गोली छू के चली गई, ये कहीं प्रसिद्धि पाने के लिए लोकप्रिय होने का तरीका तो नहीं? अगर ऐसे चंद लोग बोल रहे हैं तो लाखों लोग ऐसे भी हैं जो इस बात से तकलीफ में हैं। ये इतना बड़ा हमला होने के बाद आपकी माँ, आपकी जो पार्टनर हैं, तो उन्होंने क्या कहा और आपने कैसे समझाया? शायद अगर मुझे कुछ हो जाता तो मेरे बेटे को, जो भी 1.5 साल का है, उसको 12-15 साल का जब वो हो जाता तब उसको ये समझ आता कि उसके पिता के साथ क्या हुआ था। जान भी जा सकती थी, एक बड़ा नुकसान हो सकता था। पहली 3 से 4 गोलियां चली तो मुझे खबर ही नहीं हुई। मुझे ऐसा लगा कि बाहर कोई, पहली गोली चलते मुझे लगा कोई पटाखा जला रहा है और मेरा पूरा ध्यान मेरे फ़ोन में। जो राजपूत कम्युनिटी के लोग हैं, आपने ब्रजभूषण सिंह के मामले में पहलवानों के समर्थन में कहा था, ठीक है, कि मैं कॉलर पकड़ के उसको लाऊंगा। जातीय एंगल है इसमें। जाति का कैसा मसला हुआ? वो आरोपी है, क्या वो बलात्कारियों के, छेड़खानी करने वाले आरोपियों के समर्थन कर रहे हैं जाति की वजह से? हमारे यहाँ तो ऐसा चरित्र नहीं है। मुख्यमंत्री ने तो आपको सुरक्षा भी नहीं दी। मुख्यमंत्री जी की सुरक्षा के भरोसे नहीं हूँ, मेरी सुरक्षा मेरा समाज करेगा 21 तारीख में। 21 तारीख वाला प्रोग्राम शक्ति प्रदर्शन की तरह कि चंद्रशेखर के पास इतनी समर्थन है, इतने लोग हैं, मैं शक्ति प्रदर्शन करूंगा? नहीं, ठीक है, मानसून सत्र चलेगा। उस दौरान जो तेवर था आवाज़ में, जो कहीं की टोन जिसको हम कहते हैं, कि वो एक आक्रामक टोन था, अभी धीरे धीरे थोड़ा सौम्य टोन हो गया है। तो इंटरव्यू में मैं क्या तेवर दिखाऊं? और वैसे भी आप हमारे बहुजन समाज के पत्रकार अगर कोई मनवादी पत्रकार होता और वो उस तरह की चीजों बात करता तो मैं फिर उसको भी बताता। मैं थोड़ा चाहता हूँ, देखा अमीश देव, आप जानते हो कि मैं दोबारा थोड़ा ये सोचता हूँ कि मुझे बुलाएगा नहीं बुलाएगा। देखो, भारत में एक चरित्र हनन का एक ऐसा मामला जो बहुत खतरनाक है। आज मैं आपको जो इंटरव्यू दे रहा हूँ, साल 2 साल बाद देख लेना, कोई ऐसा आरोप लगा के मुझे फिर से जो है ना डाउन करने का प्रयास किया जाए। यूनिफॉर्म सिविल कोड पे आप क्या सोचते हैं और क्या आपका ओपिनियन है? और आप ये जानते हैं, बीजेपी का हमेशा से एजेंडा रहा है कि चाहे कुछ हो जाए, कि उनको चुनावी लाभ होना चाहिए। 2024 आने वाला है, चुनाव होगा लोकसभा का। दलित लीडरशिप की कोई बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन उसमें नजर नहीं आती है। कि राष्ट्रीय राजनीति से लगभग दलित जो है वो गायब हो गया। पहले बेंजी इसका प्रतिनिधित्व करती थी। 2024 में लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं तो किसके साथ? अकेले लड़ेंगे, समाजवादी गठबंधन में जाएंगे, कहाँ से लड़ेंगे? देखिए, अभी तो हम लोग समाजवादी, आरएलडी और हम लोग अलायंस में हैं। जय भीम, स्वागत है आपका द न्यूज़ बीक की इस खास पेशकश में। आज हमारे साथ इस फ्रेम में जो व्यक्ति हैं उनका चेहरा देखकर आप समझ चुके हैं। भीम आर्मी चीफ हैं चंद्रशेखर आज़ाद, और उनके साथ बीते दिनों जो एक कहें कि उनके ऊपर जानलेवा हमला हुआ है, उसके बाद कुछ दिन वो अस्पताल में भी रहे, उनका स्वास्थ्य भी खराब रहा, लेकिन अब फिलहाल वो हमसे बात करने की स्थिति में हैं। तो इस हमले के बारे में हम बात करेंगे और आने वाले दिनों में किस तरह की रणनीति भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी बना रही है, इन तमाम मसलों पर बातचीत करेंगे। तो मैं स्वागत करता हूं भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद का। जय भीम। जय भीम, कैसे हैं आज़ाद? तबीयत ठीक है? उस हादसे के बाद अभी क्या स्थिति है? देखिए, मेरे तबीयत को लेकर तो तबीयत तो तभी ठीक होगी जिस दिन इस देश में बहुजन समाज के लोग अपने पैरों पर खड़े हो जाएंगे। गोली चली है, जख्म है, जख्म भरने में थोड़ा समय लग रहा है। बीच में मेरी लापरवाही की वजह से, लापरवाही इसलिए क्योंकि मैंने कमिटमेंट किया था भरतपुर आने का समाज से, और जब मेरा जीवन उनके लिए है तो फिर उस कमिटमेंट को पूरा करना मेरी जिम्मेदारी थी। और एक भय का माहौल, जो ये हमला मुझ पे नहीं पूरे समाज पे हमला है, और ये उस आवाज़ पे हमला है जो अन्याय के खिलाफ उठ रही है, जिसकी वजह से लोगों को परेशानी हो रही है। तो उनका मनोबल ना टूट जाए और वो जो कमिटमेंट है वो दिखना भी चाहिए, इसलिए मैं गया। उसका नुकसान ये हुआ कि उसमें थोड़ी सी दिक्कत हुई, जख्म में ब्लीडिंग हुई, पस पड़ गई। अब जख्म धीरे धीरे सूख रहा है और मुझे उम्मीद है कि 21 तारीख तक मेरा जख्म सूख जाएगा, लेकिन जो समाज को जख्म मिले हैं सदियों से, जो सूखने चाहिए, उसके लिए लड़ाई का एक निर्णायक मोड़ जो है 21 तारीख से शुरू होगा। तो आज़ाद, जो तस्वीरें हमने देखी, मैं अस्पताल में भी जब आपसे बात कर रहा था, बता रहे थे कि बहुत ही एक टेरिबल अटैक था, एकदम जानलेवा हमला था। और तस्वीरों में भी हम देख रहे हैं कि सीधी गोली लगी है, सीट के अंदर साइड में लगी है, मतलब जान भी जा सकती थी, एक बड़ा नुकसान हो सकता था। तो हमले का जब आपने देखा कि वो लोग फायरिंग कर रहे हैं आपके ऊपर, आसपास में वैसी स्थिति है, उस समय क्या जहन में आया था? किस तरह से अपने आप को बचाया आपने? देखो, मैं फिर स्पष्ट कर दूं कि मैंने खुद को नहीं बचाया।
इसलिए क्योंकि जब पहली 3 से 4 गोलियां चली तो मुझे खबर ही नहीं हुई। मुझे ऐसा लगा कि बाहर कोई पहली गोली चलते मुझे लगा कोई पटाखा जला रहा है और मेरा पूरा ध्यान मेरे फ़ोन में था। बेसिकली हुआ ये कि मैं नोएडा अथॉरिटी पे एक धरने में गया था और वो धरने में जो किसान बंद थे जेल में, उस दिन उनको छोड़ दिया गया। एक तरह से वो धरना हमारा विजय की तरफ चला गया। तो जिस समय घटना हुई, एग्जैक्ट उसी समय एक किसान नेता हैं, उनका मुझे फ़ोन आ रहा था और वो ट्रू कॉलर में उनका नाम पढ़ने के लिए मैं थोड़ा सा मेरा ध्यान उसकी तरफ था और इसी बीच में गोली चली। तो पहली गोली पे मुझे ऐसा लगा कि बाहर पटाखा जला दिया गया है, पटाखा जल रहा है। या फिर मैंने अक्सर देखा है कि टायर ब्लास्ट हो जाते हैं गाड़ी के, तो जो उनके नीचे पत्थरी होती है, पत्थर होता है, कंकर होता है, वो दूर तक जाते हैं। तो मुझे पहली बार जब पहली गोली पिछले उस पर लगी खिड़की पे, तो वो शीशे पे उसके, तो मुझे ऐसा ही लगा कि शायद किसने कोई पटाखा जलाया या कुछ है, क्योंकि वो गोली मेरे सर के पीछे से मनीष के सर के आगे से गई और जाके बिल्कुल जो है सर के ऊपर छत के एक हिस्से में लगी। फिर उसके बाद 2 गोली तत्काल उसके साथ साथ चली और मुझे इसलिए महसूस हुआ कि गोली चली है। मैंने साथियों से कहा कि हम गिर गए हैं, गाड़ी पे हमला हो रहा है, क्योंकि वो गोली मुझे लगी और जब उसने मुझे जलन पैदा की, जख्म से मुझे दर्द पैदा होने लगा, तो मुझे एहसास हुआ। और फिर मैंने जब लेफ्ट साइड में देखा तो एक गाड़ी जो हमें क्रॉस करके हमसे 5-7 मीटर दूर जाके रुक गई और उसमें से एक लड़का जो बाहरली तरफ निकल के आ जाता है और वो सामने से फायर करता है, 2 फायर हवा में करता है ऊपर और फिर सामने से हमारी गाड़ी फायर करता है। मनीष ने मुझसे कहा कि नीचे बैठ जाओ, वो सीधा गोली चला रहे हैं। मैं नीचे बैठ गया और फिर वो गाड़ी को लेके वहाँ से निकल गए। एक मन था कि उनका पीछा किया जाए, लेकिन क्योंकि उनके पास हथियार थे और वो अपनी जान बचाने के लिए कोई जवाबी हमला फिर दोबारा से कर सकते थे, और क्योंकि मेरी जीवन के साथ साथ जो लोग साथ थे उनके जीवन को भी रिस्क पे नहीं ले जा सकता था, तो मैंने मनीष से कहा कि गाड़ी वहाँ से मोड़ ले और पहले हम सुरक्षित जगह चलेंगे, उसके बाद आकलन करेंगे क्या हुआ। जब हम सुरक्षित जगह गए तो मुझे महसूस हुआ कि गोली लगी है। यही बात मैंने एसएसपी को बताई, गोली तो लगी है, ये नहीं पता कहाँ लगी है, क्योंकि दर्द हो रहा है, इस वजह से मुझे महसूस हो रहा है कि गोली लगी। तो देखा तो पिछले हिस्से में गोली लगी थी और कुछ गोली के मतलब जो उसके पीछे का हिस्सा होता है गोली के, वो सब गाड़ी में था और मैंने वो देखा। और फिर उस समय गर्म घाव था, ज़्यादा महसूस नहीं हुआ, लेकिन 30-35 मिनट बाद मुझे अच्छी तरह याद है कि मेरा बीपी काफ़ी बढ़ गया था और परेशानी हो रही थी। आज भी मैं ये कह दूँ सुमित भाई कि नहीं, कोई फ़र्क नहीं पड़ा, ऐसा नहीं होता, गोली गोली है और ये एक बड़ा हमला था, इसका मेरे ऊपर कुछ दिन के लिए बड़ा एक असर था। एक रात तो ऐसा था कि मुझे नींद भी नहीं आई, मुझे बार बार यही महसूस हो रहा था कि मेरे ऊपर दोबारा से अटैक हो रहा है। तो मानसिक रूप से दिक्कत हुई, लेकिन इसलिए मैंने अपने साथियों से कहा कि एक रैली हम लोग जो हैं, क्योंकि ऐसा ही हमला हुआ था 2017 में, तब 21 मई 2017 को एक बड़ा विरोध प्रदर्शन हम लोगों ने दिल्ली में किया था, उससे मुझे मानसिक बड़ा बल मिला। और देखिए जब मैं रोज़ फील्ड में रहता हूँ, मुझे पता है, मैंने एप्लीकेशन भी इसलिए की थी सुरक्षा की, मैं जानता हूँ कि आज नहीं तो कल ही हमले होंगे। जैसे जैसे हमारा आंदोलन मजबूत होता जाएगा और हम विरोधियों की आंखों में चुभेंगे, तो वो इस तरह के हमले होंगे। और मैं आज आपसे कह रहा हूँ, अगर इस घटना की सीबीआई जांच होगी तो लखनऊ तक के बहुत बड़े बड़े नाम जो है ना, वो इसमें खुल के आएंगे। जैसे कि हमने मांग की 21 तारीख को कि इसकी घटना की सीबीआई जांच, और वो भी सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज की निगरानी में हो। इसलिए क्योंकि आपने देखा जब ये घटना हुई तो कुछ राजनीतिक दल जो हैं, वैसे वो हमारे अपने ही हम उनका सम्मान करते हैं, उनके लोगों ने और बीजेपी के लोगों ने बड़े पैमाने पे चलाया कि मैंने सुरक्षा के लिए दिखावा लिया, खुद वो कर दिया। तो वो तो नालायक लोग हैं, उनका मैं क्या कहूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि इस घटना की सीबीआई जांच हो, क्योंकि मुझे पता है, मेरे सोर्स बड़े मजबूत है और वो ये बताते हैं कि इसके पीछे ये जो पूरी घटनाक्रम दिखाया गया ये झूठ है। गोली भी 3 से ज़्यादा चली है और गोली में 2 तरह के असले प्रयोग हुए हैं, जिसमें ऑटोमेटिक पिस्टल भी प्रयोग हुई है। तो इसलिए मैं चाहता हूँ इस घटना की सीबीआई जांच हो, क्योंकि इस पूरी सर्कस, देखो पुलिस जो है वो सरकार की होती है, और हमने हाथरस जैसा मामला देखा, पुलिस ने तो एक लाइन से कह दिया था एडी लॉ एंड ऑर्डर ने कि रेप नहीं हुआ, आपको याद होगा। बिल्कुल 1 सेकंड थे पूरे मामले को डाइवर्ट करने के लिए, और फिर किस तरह से हमारी बच्ची का करेक्टर एसिनेशन हुआ। लेकिन फिर सीबीआई की जांच हुई तो बहुत सारी चीज़ें निकल गई। बाद में जिस तरह का सत्ता का, जब शुरू से सत्ता का प्रभाव था कि उसमें न्याय ना मिले, तो फिर भी एक आदमी को सजा हुई। तो ये मैं इसलिए चाहता हूँ इसकी जांच हो कि उनको भी ये पता लग जाए कि ठीक है, राजनीति में हमारी अलग पार्टी हो सकती है, लेकिन मैं ऐसी सस्ती लोकप्रियता की राजनीति नहीं करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आंदोलन मजबूत हो, और ये इसलिए चाहता हूँ, मुझे व्यक्तिगत कोई बहुत सत्ता की चाह नहीं, लेकिन मैं समझता हूँ सत्ता से
आज के जो कानून बने हुए हैं उनको इम्प्लीमेंट कराना आसान है। देखिए हर चीज़ के लिए कानून है, लेकिन वो क्या उन कानून का इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है सही तरह से? तो वो तो नहीं हो रहा है। वो तभी होगा जब हमारे लोग उन कुर्सी पर बैठे हों जहाँ से जिससे जो अधिकारियों द्वारा कानून का इम्प्लीमेंटेशन कराया जा सके। इसमें जो विरोधी आप बता रहे हैं, ठीक है, विरोधी तो ये बात बोल रहे हैं, लेकिन जैसे मैं सोशल मीडिया देख रहा हूँ तो बहुत सारे अपने लोग भी आशंका जाहिर कर रहे हैं। वो भी मतलब खराब बातें भी लिख रहे हैं कि यार ऐसे कैसे गोली छू के चली गई, ये कहीं प्रसिद्धि पाने के लिए, लोकप्रिय होने का तरीका तो नहीं। अपने लोग भी बोल रहे हैं, तो तकलीफ होती है कि यार जिन लोगों के लिए मैं ये काम करता हूँ वो भी ऐसा बोल रहे हैं। देखिए जो ऐसा बोल रहा है, देखो क्योंकि अगर ऐसे चंद लोग बोल रहे हैं तो लाखों लोग ऐसे भी हैं जो इस बात से तकलीफ में हैं। जैसे मैंने कई माँओं से बात की, जो एक माँ तो बनारस की ऐसी जिसने 3 दिन से खाना नहीं खाया, लगातार रो रही थी। ऐसी बहुत सारी माएँ। आज ही हमारी पार्टी के गुर्जर समाज के एक नेता, उनके पिताजी से मेरी बात हुई, उन्होंने बड़ी इच्छा जाहिर की कि यार मैं मिलना चाहता था, मुझे बड़ी तकलीफ थी। बहुत सारे लोग हैं ऐसे जिन लोगों ने कहा कि नहीं बेटा हम साथ हैं, आप चिंता मत करना। ऐसे लाखों लोग हैं। रोज़ मेरे पास कई हज़ार फ़ोन आते थे मेरे 3-4 फ़ोनों पे बात करने के लिए, ट्विटर पे, फेसबुक पे, सब जगह। तो मैं चंद लोगों की परवाह नहीं करता, लेकिन सच ये है कि वो किन्हीं ना किन्हीं राजनीतिक कारणों की वजह से वो कर रहे हैं। ये सच है। वो भी देखो, मैं समझता हूँ कि अगर उनके आगे राजनीतिक कारण ना होते और मानवता के नाते भी वो सोचते कि अगर किसी के जान पे बनाए तो इतनी तो इंसानियत व्यक्ति में रहनी चाहिए। मुझे उनसे कोई दुख नहीं है, इसलिए दुख नहीं है क्योंकि मैं समझता हूँ कि आज वो मुझे किन्हीं कारणों से समझना नहीं चाहते। देखो जैसे काशीराम साहब कहते थे भाई कि जो व्यक्ति सोया हुआ है उसको तो जगाया जा सकता है, लेकिन अगर कोई जानबूझ के आंख बंद करके लेट जाए, हमारे यहाँ दड़ खींचना कहते हैं, दड़ खींच के लेट जाए, तो उसको नहीं आप जगा सकते। तो जो लोग जानबूझ के किसी नीयत से ऐसा कर रहे हैं मुझे नीचा दिखाने के, तो मुझे क्या नीचा दिखाओगे? मैं तो बहुत छोटा सा आदमी हूँ, मुझे क्या नीचा दिखाओगे? तो मैं समझता हूँ ना किसी और के साथ ना हूँ। बहुजन मिशन के बहुत सारे लोग अंधविश्वास, पाखंडवाद, अन्य अत्याचार के खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं। मुझसे छोटे क्षेत्र में भी जो लोग काम कर रहे हैं उठा रहे हैं, बड़े क्षेत्र के भी। मैं नहीं चाहता, राजनीति में आलोचना, विरोध, सब चीज़ों को जगह है, यही लोकतंत्र है। विपक्ष नहीं होगा तो सत्ता निरंकुश हो जाएगी। लेकिन अगर उसके लिए आप गोली का प्रयोग करोगे तो ये आपके बौखलाहट का आखिरी चरण है, ये आखिरी पैमाना। आप सोचो मेरे जैसे व्यक्ति पे गोली चल रही है, मैं एमपी नहीं हूँ, MLA नहीं हूँ, मैं तो आवाज़ ही उठाता सिर्फ। लेकिन दुश्मन को ये पता है कि ये व्यक्ति ज़्यादा दिन रहा और ये जिस तरह समाज को जागरूक कर रहा है, जिस तरह भाईचारा पैदा कर रहा है, अंत उनकी सत्ता को नुकसान होगा, उनकी सरकार को, उनकी राजनीति को नुकसान होगा। इसलिए मेरे ऊपर हमला हो रहा है। वरना बताइए मेरे हमले का क्या कारण है? मैं कोई MP हूँ, MLA हूँ, कोई मिनिस्टर हूँ, कोई राज्यपाल हूँ, क्या हूँ? मैं तो एक आम पार्टी का वर्कर हूँ, आज़ाद समाज पार्टी, बहुजन मिशन का वर्कर। हमले के कारण जो आरोपी हैं उनकी तरफ से भी कुछ बताए गए और कई लोगों के बयान भी आए कि जो राजपूत कम्युनिटी के लोग हैं, आपने ब्रजभूषण सिंह के मामले में पहलवानों के समर्थन में कहा था ठीक है कि मैं कॉलर पकड़ के उसको लाऊंगा। तो कई ऐसे बयान हैं, आरोपियों की तरफ से भी हैं, बाकी भी हैं कि इसने हमारे को टारगेट किया, हमारी जाति पे कमेंट किया। जाति कहीं ना कहीं ये जातीय एंगल है इस जाति का कैसा मसला हुआ? वो आरोपी है और आप देखो चार्जशीट उसके खिलाफ दायर होगी। उन्होंने तो कहा बड़ी बड़ी बातों में कि मैं राजनीति इस्तीफा दे दूंगा, मैं फांसी चढ़ जाऊंगा। मैं तो नहीं कह रहा कि फांसी चढ़ो यार, इस्तीफा दो। अगर अब क्या कहेंगे उनके लोग? क्या वो बलात्कारियों के, छेड़खानी करने वाले आरोपियों के समर्थन करने जाति की वजह से? हमारे यहाँ तो ऐसा चरित्र नहीं है। अगर हमारा कोई आदमी गलत करेगा तो हम उसको गलत कहेंगे। जैसे हमारे एक साथी ने गुस्से में एक बयान दे दिया और हमने उनको डांटा इस बात के लिए। उनके अंदर इतनी इंसानियत नहीं, मानवता नहीं कि वो गलत को गलत करें। हम कह सकते हैं ये इस देश में जाति का चरित्र है। ये पहली बार नहीं है। हमने हाथरस के आरोपियों के खिलाफ के पक्ष में पंचायत होते देखा। तो क्या करूं इसलिए मैं हाथरस की लड़ाई ना लड़ूं कि वो समाज नाराज हो जाएगा? भाई अब आप अपने अपराधी का भी संरक्षण करोगे और मैं अपनी बहन बेटियों का भी सम्मान की लड़ाई लड़ूं, ये क्या बात हुई? तो देखो मैं फिर कह रहा हूँ, मैंने कहा ना इसके पीछे एक गहरी साजिश है। ये तो इस तरह की बातें की जा रही। मैं आपको एक चीज़ पे और ध्यान आकर्षित करता हूँ। 2 चीज़ें थी। पहली, गाड़ी जानबूझ के गुर्जर समाज के गांव में खड़ी की गई। उनको वो ये आश्वस्त थे कि 315 गोलियां, जो भी गोली उन्होंने चलाई उससे मर जाएगा और बाद में एक झगड़ा हो जाएगा और कुछ भी हो सकता था। अगर कोई गुर्जर समाज के बच्चे को कोई उन आरोपियों पक्ष का व्यक्ति नुकसान पहुंचाता और इसका आरोप किसी दलित समाज के बच्चे पर लग जाता तो एक बहुत बड़ी हिंसा हो जाती। तो 2 जातियों में टकराव। हाँ, और वो ऐसा चाहते थे। और फिर प्लस अगले दिन ईद का त्यौहार था। वो चाहते थे कि क्योंकि इस आक्रोश के बाद हमारे लोग सड़कों पे आएंगे और कहीं ना कहीं जो इंटेंसली वो कोई झगड़ा करा देंगे और एक बहुत बड़ी जातीय हिंसा खड़ी हो जाएगी, जैसे 2013 में भी जानबूझ के कराई गई थी। और मैं नहीं चाहता जातीय हिंसा हो, इसलिए मैंने उस हालात में भी स्टेटमेंट दिया कि भाई
ईद का त्यौहार, इसका ध्यान रखना और जानबूझ के षड्यंत्र है कि गाड़ी वहाँ खड़ी की, इससे सावधान रहना। दोनों समाज के लोग सावधान रहना, ये एक षड्यंत्र है। ऐसे ही हिंसा करा के बीजेपी के लोगों ने आप पिछली बार भी अपनी चुनावी एजेंडे को 2013 में सेट किया। मैं इस बात को समझता हूँ कि जिस तरह से बहुजन समाज में हम लोग भाईचारा पैदा करने का काम कर रहे हैं, संघर्ष करके उस भाईचारा को खत्म करने के लिए बीजेपी रोज दिन पर दिन बैठ के उनके नेता आरएसएस के लोग सोचते होंगे क्या करें। तो उनका एक ही तरीका कि किस तरह से इनको लड़वा दो, इनमें झगड़ा करा दो, एक लंबी खाई पैदा हो जाए। वो कितने ही प्रयास कर लिए, खाई पैदा नहीं होगी बहुजन समाज के लोगों में। हम लोग इसके लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं, खून पसीना बहा रहे हैं, एक साथ खड़े हो रहे हैं, एक दूसरे की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो कैसे खाई बन जाएगी। तो ये एक सोचा समझा षड्यंत्र। इसलिए तो मैं कह रहा हूँ ना, इसके पीछे बहुत लोग हैं। अगर वास्तविकता मुख्यमंत्री अब ये मानते हैं कि भाई वो न्यायप्रिय हैं, वो कानून के राज की बात करते हैं, तो उनको इसकी सीबीआई जांच कराने से पीछे नहीं हटना चाहिए। ऐसा क्या डर है कि सीबीआई, एक शब्द नहीं निकला उनके मुंह से। वो शब्द इसलिए निकला क्योंकि वो भी जानते हैं कि अगर सीबीआई जांच होगी तो बहुत सारे सफ़ेद कॉलर वाले लोग, मैं चिड़ियों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं मगरमच्छों की बात कर रहा हूँ कि उसके पीछे कुछ बड़े मगरमच्छ जो है ना वो, हाँ वो निकल के आएंगे, आप देखना। और हो सकता है सरकार पे जवाब ना बने, हो सकता है सरकार की गिरने जैसी स्थिति आ जाए अगर पता लग जाए सरकार के लोगों का चरित्र ऐसा है। इसलिए अगर सरकार में जरा सी भी जो है इंसानियत है, उनके पास जरा सा विवेक है, तो मुख्यमंत्री को हमारी रैली से पहले जो है इसकी सीबीआई जांच के जो है वो करना चाहिए, पैरवी की सीबीआई जांच। मुख्यमंत्री ने तो आपको सुरक्षा भी नहीं दी। मुख्यमंत्री जी की सुरक्षा के भरोसे नहीं, मेरी सुरक्षा मेरा समाज करेगा 21 तारीख में। और जब मेरा समाज यहाँ आएगा, बहुजन समाज 21 तारीख में, तो वो सरकार से सवाल पूछेगा। और ये मेरी व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है अकेले की, जैसा मैंने कहा ये पूरे समाज पे हमला है। जब गेस्ट हाउस कांड हुआ तो एक व्यक्ति की लड़ाई थोड़ा ही थी, वो उस पूरे समाज पे हमला था कि अगर आपका लीडर खड़ा होगा तो हम उसको नहीं छोड़ेंगे। और आज जो है ये भी जो है एक पूरे समाज पे हमला है। भले ही मैं देखो लोगों के देखने का तरीका अलग हो सकता है, मेरी जान जाने में बचा क्या था आप बताओ, आपने तो देखा मुझे, ठीक है। तो मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ ना, मैं तो असली बात 21 तारीख को बताऊंगा इसके पीछे कौन है, और ये लड़ाई मैं 21 तारीख वाली क्यों लड़ रहा हूँ, 21 तारीख को मैंने अपने लोगों को क्यों बुलाया, ये भी मैं बताऊंगा। क्योंकि जो मैं चाहता हूँ, एक चंद्रशेखर मर जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो रोज सैकड़ों चंद्रशेखर जो है कास्ट एट्रोसिटी की वजह से, जाति धर्म के आधार पर जो मारे जा रहे हैं, उनका क्या होगा। जैसे राजस्थान की एक बच्ची को जो है, जो दलित समाज की, वो कुएं से बरामद हुई, रेप करने का प्रयास किया गया, सफल ना होने पर हत्या कर दी गई। ये जो रोज दलित समाज की बहन बेटियों की इज्जतों के साथ जो है, पिछड़े वर्ग की बहन बेटियों की इज्जत के साथ, आदिवासी बहन बेटियों की इज्जत के साथ, अल्पसंख्यक समाज की बहन बेटियों की इज्जत के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है, उनकी हत्या हो रही, इसका जवाब मांगने के लिए जो मैंने 21 तारीख को बोला, मेरा क्या है। एक आज हमारे पे लीडरशिप है, चंद्रशेखर जाएगा तो दूसरे बहुत सारे साथी हमारे खड़े तैयार। 21 तारीख वाला प्रोग्राम शक्ति प्रदर्शन की तरह कि चंद्रशेखर के पास इतनी समर्थन है, इतने लोग हैं, मैं शक्ति प्रदर्शन करूंगा। नहीं नहीं नहीं, नहीं। मानसून सत्र चलेगा और हम सरकार से अपनी मांग रखेंगे, और हम सरकार से चाहेंगे कि सरकार जिन मांगों को हम रखेंगे, सरकार बिल बना के उनको कानून के, उनको जो है उन पर कानून बनाए जिससे कि इतने लोगों की सुरक्षा हो सके। बात अकेले चंद्रशेखर आज़ाद की नहीं है, बात है इतने बड़े समाज की। इसको आज़ादी के बाद भी एनसीआरबी का डाटा जिनके लिए लिखा जाता है कि इनको जो है हर साल 50,000 से बड़ी संख्या में इनके साथ रेप हत्या है, या इनको कुचल के या जातिगत अपमान के थ्रू इनको मारा जाता है, जिनको आज भी पीने के लिए पानी पे, मूछें रखने पे, अच्छे कपड़े पहनने पे और घोड़ी पे बैठने पे जिनको अपमानित किया था, ये लड़ाई उनकी है, ये चंद्रशेखर आज़ाद की लड़ाई नहीं। चंद्रशेखर तो लड़ रहा है, क्या मैं उसके बाद छिप के बैठ गया? मैं तो अगले दिन जो है ऐसी हालात में गया भरतपुर, एम्बुलेंस में पहुंच गया, एम्बुलेंस में गया, ये बताने के लिए गया कि नहीं डरता हूँ भाई, मौत तो एक दिन आएगी ना, तो आए, मौत का स्वागत है। लेकिन इस डर से मैं घर में बैठ जाऊँ ये तो सत्य नहीं। मैंने तो उस दिन, जिस दिन मैं घर से निकला था इस काम के लिए, 11 जनवरी 2013 को, जिस दिन मेरे फादर नहीं रहे, उस दिन मैंने तय कर लिया था कि मौत चाहे कल की आती याद आ जाए। लेकिन मैंने तो बहुत सारे बुद्धिजीवी सुने, मैं हंसता रहता हूँ। एक बुद्धिजीवी बैठ कर कह रहे थे अपने उस पर, जबकि उनका वो ऐसा नहीं, लेकिन मैं आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूँ क्योंकि आपके चैनल को बहुजन समाज के लोग बहुत देखते हैं, कि साहब काशीराम तो कभी जेल नहीं गए। तो कुछ मूर्खों को तो ये भी नहीं पता कि साहब काशीराम जो है उन्होंने तो जेल भरो आंदोलन चलाए, चाहे वो मंडल कमीशन के समय हो और चाहे वो शराब भट्टी कांड हो, उसमें उन्होंने वो खुद जेल में रहे। और बेंजी ने भी जो है सरकार का अन्याय सहा, वो खुद जेल में रही। तो लोग जानते ही नहीं है, लेकिन लोगों को चंद्रशेखर में कमी निकालनी है कि किस तरह चंद्रशेखर के अंदर कमी निकाली जाए। मैं अगर मर भी जाता तो भी कुछ लोग ऐसा ही इस तरह का बर्ताव करते, क्योंकि वो मुझसे
एक विशेष कारण, राजनीतिक विरोध होने के कारण वो मेरा विरोध करते हैं। बाकी उनके पास और कुछ ऐसा है नहीं, ना मैंने ऐसा कोई काम किया, ना मैं भविष्य में करने वाला। मैं तो आपसे भी बैठते ही कहा कि भाई मुझसे बहन जी से जुड़ा सवाल मत पूछना, क्योंकि उनके जो समर्थक हैं उनको लगेगा कि मैं जानबूझ के बहन जी के, मैं उनका सम्मान करता हूँ, इसलिए उनको गुरु और तमाम तरह की चीज़ों से क्लियर करता हूँ, क्योंकि हमने उनसे बहुत कुछ सीखा है, उन्होंने बहुत संघर्ष किया है। तो मैं तो उनका सम्मान करता हूँ, और जो मैंने उनसे सीखा उसको मैं धीरे धीरे इंप्लीमेंट कर रहा हूँ। कोई माँ के पेट से सीख के नहीं आता। राजनीति में मेरी उम्र 3 साल की है। भाई आप आज बार बार कहते हो कि बहन जी के मुकाबले, मैं बहन जी का मुकाबला कभी कर ही नहीं सकता। वो इतनी बड़ी है, हमारी आदरणीय सामान्य नेता, मैं उनका क्या मुकाबला करूँगा। वो 4 बार सीएम रही, चंद्रशेखर क्या है, लेकिन चंद्रशेखर तो संघर्ष कर रहा है। जब संघर्ष के दिन थे, उन्होंने भी जब संघर्ष की शुरुआत की, वो भी इसी हालात में रही होंगे, आप देखना। फिर भी मैं उनका हमेशा सम्मान करता था, और मैं किसी पे कोई आरोप नहीं लगाना चाहता। देखो, जब सुमित भाई, मैं जब कक्षा 12 में था ना, तो मुझे कक्षा 12 तक की जानकारी थी। जैसे जैसे मैं राजनीति को समझने लगा, 12 के बाद मैंने ग्रेजुएशन में वो लिया, तो मैंने ग्रेजुएशन में की जब पढ़ाई की 3 साल, तो मैंने उसको समझा। फिर मैंने लॉ किया तो मैंने उसको समझा। मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन की तो मेरी जानकारी और बढ़ी। जब मैं सहारनपुर में रहता तो मुझे वहीं तक की जानकारी थी। जब मैं लखनऊ गया तो मुझे लखनऊ के विषय में, देश की राजनीति के बारे में, मैं दिल्ली बैठा हूँ तो धीरे धीरे समझ रहा हूँ। मैं भी समझता हूँ किसी की बुराई करने से, किसी के आरोप लगाने से आदमी को कभी कोई तरक्की नहीं मिलती, इसलिए मैं किसी की बुराई नहीं करता। तो मैं किसी से, अच्छा मेरी लड़ाई व्यक्तिगत भी नहीं, मैं किसी सीधे से लड़ूँ। मैं तो इस बहुजन समाज को इनके पैरों पे खड़ा करना चाहता हूँ। इसके लिए घूम घूम के इनके अंदर राजनीतिक चेतना पैदा कर रहा हूँ, जिस काम को मान्यवर काशीराम साहब से मैंने सीखा। भाई मैं तो उनके नखून के बराबर भी नहीं, मैं कह दूँ मैं उनके नखून के बराबर हूँ। मैं तो कोशिश कर रहा हूँ कि बाबा साहब अम्बेडकर, फूले, साहू, पेरियार का जो आंदोलन है, जिसके लिए बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा, जननायक कर्पूरी ठाकुर ने, महामना रामसु वर्मा, चौधरी महाराज सिंह भारती, ऐसे महापुरुषों ने बलिदान दिए। उन्होंने जो है संघर्ष किया, वो आंदोलन आगे बढ़ता रहे। और मैं तो आगे के लोगों को तैयार कर रहा हूँ, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर ने तो कहा ना कि धर्म में तो नायक पूजा सही है, लेकिन राजनीति में नायक पूजा नहीं होनी चाहिए। तो इसलिए मैं वो काम कर रहा हूँ जो बहुत ज़रूरी है। और मैं इसलिए 21 तारीख को मैंने लोगों को आमंत्रण किया है, क्योंकि हमने एक पूरा मेमोरेंडम बनाया है इस देश में रहने वाले बहुजन समाज की सुरक्षा के लिए। और हम चाहते हैं सरकार उस पर, चाहे वो SC/ST एक्ट हो, तमाम तरह के जैसे प्रमोशन रिजर्वेशन का मामला हो, चाहे बैकलॉग का मामला हो, चाहे और अन्य मामले हों, उन सब पे जो है सामाजिक जो न्याय जो अब तक नहीं मिला, उस पे जो सारे मामले, उन पे सब लोगों पे बात हो। और क्योंकि एक बड़े संगठन को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, पूरे देश के लोग आएंगे, आप देखना थोड़ी थोड़ी संख्या में, सब तक हमारी बात जाएगी कि हमारी पॉलिसी क्या है। तो इन हमलों से हम लोग डरेंगे नहीं, और हमारा संघर्ष लगातार जारी रहेगा। हमारा संघर्ष जब कामयाब होगा, तब ये भारत जो है ना, सम्राट अशोक के सपनों का भारत होगा। आज़ाद, मैंने पहले भी आपका इंटरव्यू किया है, और मैंने आपको बहुत बार देखा भी आंदोलनों में। मुझे रामलीला मैदान का एक याद है कि रविदास मंदिर को लेकर आंदोलन था, और आप गाड़ी के ऊपर लठ लेके खड़े होके आ रहे थे, सैकड़ों हज़ारों की भीड़ थी। और उस दौरान जो तेवर था आवाज़ में, जो कहीं की टोन जिसको हम कहते हैं, कि वो एक आक्रामक टोन था। अभी धीरे धीरे थोड़ा सौम्य टोन हो गया है। तो चंद्रशेखर क्या बेहतर नेता बन गया, राजनीति को और अच्छे से समझ गया? जैसे आप बता रहे हो कि मैं सीख रहा हूँ, तो अभी टोन में थोड़ा बदलाव दिख रहा है। वो संघर्ष था। संघर्ष में आप मुझे हमेशा ऐसे देखना, मैंने मेरे तेवर कहाँ बदले हैं, लेकिन इंटरव्यू में मैं क्या तेवर दिखाऊं। और वैसे भी आप हमारे बहुजन समाज के पत्रकार हो। अगर कोई वनवादी पत्रकार होता और वो उस तरह की चीजों बात करता, तो मैं फिर उसको भी बताता। मैं थोड़ा चाहता हूँ, देखा अमीश देव, आप जानते हो कि मैं दोबारा थोड़ा ये सोचता हूँ कि मुझे बुलाएगा नहीं बुलाएगा, लेकिन अगर कोई उस तरह की बात करेगा तो मेरे तेवर ऐसे ही रहते हैं। बेसिकली संघर्ष में आपके अलग तेवर होते हैं। भाई जब आप फील्ड में जाते हो तो आप दौड़ते हो, आप रनिंग करने जाओ दौड़ोगे, लेकिन अब जब आप साधारणता किसी शादी में जा रहे हो तो क्या आप दौड़ोगे? तो स्थिति नेता तो अच्छे बन गए, जवाब बहुत बढ़िया। स्थिति और परिस्थिति के हिसाब से, जैसे घर पे हैं आप सामान्य कपड़े पहन लोगे, लेकिन जैसे आप किसी प्रोग्राम में जाओगे तो आप ऐसा कि हाफ पैंट पहन के चले जाओगे। तो हर समय की परिस्थिति अलग होती है। मैं उस समय भी मैंने लाठी इसलिए उठाई ये बताने के लिए विरोधियों को कि मैं समाज की सुरक्षा के लिए हम लोग हर तरह से तैयार हैं, क्योंकि वो बहुत बड़ा अपमान था जो सतगुरु रविदास जी महाराज की का गुरुवर हमारा तोड़ा गया। और देखो, मैं आप फिर कह रहा हूँ, वो हमारे कुलगुरु, मैंने हमेशा जब से सांस आँख खोली है, बिल्कुल मैंने उन्हीं के विचारों को और उन्हीं को जो है माना है। उन्हीं की हमारे यहाँ जो है तमाम तरह से जो उन्हीं के विचार है, उसी पे हमारे लोग चलते हैं। और मैं तो नमन करता हूँ
कि सदगुरु रविदास जी महाराज का आशीर्वाद भी है और उनके विचार हैं जो हमें मानवता की भलाई के लिए आगे बढ़ने का संदेश देते हैं। और मैंने कहा भी अपने लाइव में कहा कि सदगुरु रविदास जी महाराज ये भी संदेश दिया। अब इसमें बताओ इसमें कौन सा जो है आप इसको क्या मानोगे कि भाई ये जो है विरोध है या ये बलशाली दिखाने का प्रयास है, क्या? उन्होंने कहा पराधीनता पाप है, जान ले मीत। रविदास पराधीन से कौन करे सुप्रीत। सदगुरु रविदास जी महाराज ये कहते हैं कि भाई पराधीनता पाप है, यानी कि गुलामी चाहे सामाजिक हो, आर्थिक हो, मानसिक हो, धार्मिक, किसी भी तरह की गुलामी हो पाप है। तो वो अपने अपने संदेश में कहते हैं पराधीनता पाप है, जान ले मीत, कि हर कोई ये जान ले पराधीनता पाप है, गुलामी पाप है। और अगर रविदास पराधीन है, अगर रविदास पराधीन है, अगर रविदास गुलाम है तो उससे कौन प्रीत करेगा? तो अगर मैं ये कहता हूँ कि गुलामी की बेड़ियां काटनी है तो इसमें कौन सा एजिटेशन है? भाई गुलामी चाहे किसी भी तरह की हो, धार्मिक हो, सामाजिक हो, आर्थिक हो, राजनीतिक हो, वो आज राजनीतिक गुलामी तो है देश में, आप नहीं समझ रहे हो? आप ही बताओ, एक तरफ पैसे वाले लोग हैं, एक तरफ गरीब लोग हैं। कहते हैं लोकतंत्र है, लोकतंत्र सबको अधिकार है। आप बताओ कि कोई गरीब का बेटा इन पैसे वालों का मुकाबला कर सकता है? एक तरफ मीडिया पे 24 घंटे टीवी पे एक आदमी को दिखाया जाएगा और एक आदमी खबर 30 सेकंड की जाएगी, उसका किसी को पता भी नहीं होगा, वो भी मजबूरी में दिखाई जाएगी, वो भी हो सके नेगेटिव दिखाई जाए। तो आप कैसे मुकाबला करोगे? आपकी पॉलिसी पर कोई चर्चा नहीं होगी, मीटिंग नहीं होगी। यहाँ किसी की बकरी खो जाएगी, डिबेट होगी, मुझ पर गोली चली, कोई डिबेट नहीं होगी। आप समझो इस बात को ना, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि साहब काशीराम ने कहा कि हमें अपने पैरों पर खड़ा होना है। किस लिए खड़ा होना है? कि जो गैर बराबरी है, एक तो उसको दूर करना है, दूसरा हमें किसी पर निर्भर नहीं रहना। इसलिए उन्होंने अपना मीडिया हाउस बनाया, उन्होंने अपनी पत्रिका निकाली, अखबार निकाला। उसका कारण क्या था? उसका कारण ये था कि कल हमें किसी मीडिया के भरोसे ना रहना पड़े, वो हमारी खबर को छापे ना छापे, कितनी छापे, क्या लिख के छापे, इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए हमें उन्होंने अपना मीडिया बनाया। उन्होंने अपना साउंड सिस्टम, बहुत सारी चीज़ें उन्होंने अपनी तैयार की कि कल अगर हमें समय पर ना मिले तो हम अपना काम कैसे आगे बढ़ाएंगे। इसलिए मैं भी समाज को ये कह रहा हूँ कि हमें हर चीज़ के लिए दूसरे लोगों से आत्मनिर्भरता हटानी पड़ेगी और अपने आप को आत्मनिर्भर बनाना पड़ेगा, जिससे कि हम अपने आंदोलन को चला सकें। आज़ाद एक विज्ञापन है, अगर आपने देखा हो, कोल्ड ड्रिंक का एक विज्ञापन है, उसमें वो लोग कहते हैं कि गला सबका सूखता है, डर सबको लगता है। मुमकिन है आपने देखा हो। तो ये सवाल के आगे जीत है। हाँ, वो आप जवाब में बताएंगे, डर के आगे जीत है। तो मैं थोड़ा सा इसमें पर्सनल टच दे रहा हूँ कि हमारे भी परिवार हैं, पत्नी है, माँ है, आपके भी पत्नी है, बच्चे हैं, माँ है। ये इतना बड़ा हमला होने के बाद आपकी माँ, आपकी जो पार्टनर हैं, वो तो उनको भी डर लगा होगा कि हमारे व्यक्ति के साथ इस तरह के हमले हुए हैं। तो उन्होंने क्या कहा और आपने कैसे समझाया कि भाई मैं तो लड़ाई जारी रखूँगा? क्या कुछ कन्वर्सेशन हुए आपके? देखो, माँ को और परिवार को तो मैं 2013 में इस बात को समझा चुका हूँ। आप कभी भी सुन लेना उनको, कितने उनके इंटरव्यू कभी जाकर मिल लेना, वो कहेंगे भाई मैंने तो समाज के नाम समर्पित कर रखा। और मेरे तो 2 बेटे और हैं, वो भी समाज के नाम समर्पित हैं। ये अच्छी बात बताता हूँ, कभी मैं जेल गया हूँ या मेरे साथ कोई भी इंसिडेंट हुआ हो, परिवार का फ़ोन सबसे पहले नहीं आता। सबसे पहले जो परिवार भीम आर्मी का परिवार है, जिसमें पूरे देश दुनिया में लोग रहते हैं, विदेशों में भी जिसको मानने वाले, चाहने वाले लोग रहते हैं, इसके समर्थक, और अब आज़ाद समाज पार्टी के परिवार के लोग फ़ोन सबसे पहले आते हैं। और मैंने परिवार को ये बात समझाया, क्योंकि जिस परिवार में आज काम कर रहा हूँ, जो हर चीज़ के लिए तैयार खड़ा है, वो परिवार भी बहुत ज़रूरी है। रही बात पर्सनल उसकी बात जो आपने पार्टनर और तमाम वो पूछे, तो शायद अगर मुझे कुछ हो जाता तो मेरे बेटे को, जो भी 1.5 साल का है, उसको 12-15 साल का जब वो हो जाता तब उसको ये समझ आता कि उसके पिता के साथ क्या हुआ था। तो मैंने उनको भी इस बात के लिए अवगत कराया है कि अगर मुझे कुछ हो जाए तो वो किसी को ब्लेम ना करें, क्योंकि ये काम मैंने खुद से तैयार लिया है जिम्मेदारी पे। मुझे किसी ने धक्का नहीं दिया कि जाओ, मैं भी अच्छा जो है अपने बारे में सोच सकता हूँ, वकील भी हूँ, कोई रोज़गार भी कर सकता हूँ। अब तो इतनी वो है कि और भी कुछ बहुत सारे काम, रोजगार, दोग धंधा या कुछ भी इस तरह करके जो है 2 रोटी चैन से कमा सकता हूँ। लेकिन आप सोचो, अगर सब लोग अपने बारे में सोचेंगे तो समाज के लिए कौन करेगा? और सोचो, अगर मैं इस गोली के बाद डर के, मेरे ऊपर जिम्मेदारी भी तो है ना, घर बैठ जाऊँ, तो क्या कोई माँ अपने बच्चे को या कोई पत्नी या कोई बहन अपने भाई को कहेगी जाओ समाज का काम कर लो? बाबा साहब के 4 बच्चे कुर्बान हुए, क्या उन्होंने वो घर बैठ गए? मैंने तो उन्हीं से सीखा है ना। कमिटमेंट की पावर मैंने मान्यवर काशीराम साहब से सीखी, मामना राम वर्मा जी से सीखी, जननायक कपूरी ठाकुर से सीखी, चौधरी चरण सिंह जी से सीखी। तो मैंने तो इनको पढ़ा है। आजकल ये हुआ ना, मेरी छुट्टी लग गई है, मैंने चाहता अपने उसमें लिखा था चार्ट में, मैं 10 साल से पहले छुट्टी नहीं करूँगा, जो मैंने लक्ष्य बनाया है। तो अब मेरी छुट्टी लगी, तो आजकल मैं बुद्ध को पढ़ रहा हूँ।
अच्छा। हाँ, बस ये सच है कि मैंने भगवान बुद्ध को डीपली नहीं पढ़ा था, लेकिन अब मैं भगवान बुद्ध को थोड़ा सा डीपली पढ़ रहा हूँ, क्योंकि वो सिखाते हैं कि मुश्किल घड़ी में किस तरह से जो है धैर्य के साथ रहना है। अगर ये सीखना हो, मुसीबतों का सामना कैसे करना है, तो हमें बुद्ध को पढ़ना चाहिए, संत रैदास को, कबीर को, गुरु नानक देव को पढ़ना चाहिए। अगर आपको पढ़ना ही है ऐसी मुसीबतों का और बलिदान के विषय में पढ़ना है, तो आपको हमारे 10 गुरुओं को पढ़ने चाहिए। गुरु गोविंद सिंह जी तक जो हमारे गुरु है, किस तरह से उनके बच्चों को चिनवा दिया गया, किस तरह से माँ को, पत्नी को किस तरह से जो है बलिदान देना पड़ा, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी, घुटने नहीं टेके। तो उनको मानने वाला चंद्रशेखर कैसे घुटने टेक सकता है, आप सोचो। तो इसलिए मैंने डर को खुद से दूर किया हुआ है। और आपने कहा ना, जैसे आपने किसी एडवर्टाइजमेंट की बात बताई, उसमें तो ये कहा जाता है ना, डर के आगे जीत है। तो मैं समझता हूँ ना, ये हमले का आखिरी चरण तक आप हमारे ऊपर थूकते हो, आप हमारे ऊपर पेशाब करते हो, आप हमें घोड़ी से उतार देते हो, आप हमारी मूछें काट लेते हो, आप हमारी बारात रोक देते हो, आप हम पे तेजाब डाल देते हो, आप हमें मशीन में डाल देते हो, आप हमारे चरित्र हनन करते हो जी, आप हम पे आरोप लगाते हो, नक्सली तमाम जो भी कर सकते हो। ये आखिरी चरण है कि आप हमारी हत्या करो। ये मैं समझता हूँ, इसके बाद उनके पास कोई रास्ता नहीं। अब क्या करोगे? तो मुझे पता ना, अब इसमें अगला चरण क्या आएगा, आप देखना। जैसे जैसे और हमारा आंदोलन बढ़ेगा तो वो कोई और ढूंढेंगे। देखो, भारत में एक चरित्र हनन का एक ऐसा मामला जो बहुत खतरनाक है। आज मैं आपको जो इंटरव्यू दे रहा हूँ, साल 2 साल बाद देख लेना कि कोई ऐसा आरोप लगा के मुझे फिर से जो है ना डाउन करने का प्रयास किया जाएगा। लेकिन विरोधी ये नहीं जानते कि जब मैं अपना काम ईमानदार से कर रहा हूँ और मैं घर बैठने वाला नहीं, तो उनका कोई भी विरोध, उनका कोई भी झूठ, उनका कोई भी षड्यंत्र मुझे रोक नहीं पाएगा, ना हमारे लोगों को डिमोलाइज कर पाएगा। जैसा मैं सोचता हूँ ऐसे भीम आर्मी का आखिरी कार्यकर्ता भी सोचता है, चाहे वो ग्राम का अध्यक्ष हो, चाहे वो बूथ का अध्यक्ष हो, चाहे वो सेक्टर का अध्यक्ष हो, चाहे विधानसभा, जिला, मंडल, जोन, प्रदेश, राष्ट्रीय कमेटी, हर आदमी ये सोचता है। मैं सबकी गारंटी लेता, लेकिन आज मैं महसूस कर सकता हूँ कि आज हम पे लीडरशिप है। एक चंद्रशेखर जाएगा, 1000 तैयार खड़े हैं, आपकी गोलियां कम पड़ जाएंगी, आपकी बंदूकें कम पड़ जाएंगी, लेकिन ये मिशन ना तो, ये महापुरुषों का मिशन है, बहुत पवित्र आंदोलन, ये ना तो रुका ना रुकेगा। मेरे बाद कोई और इसको भीम आर्मी का सिपाही, आज़ाद समाज पार्टी का सिपाही दमदारी से चलाएगा, और बहुजन एकता भी होकर रहेगी। उसके लिए भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं, उसको भी कोई नहीं रोक पाएगा। इस बात को मेरी आप याद रखें। आपने बहुत बेबाकी से सवालों के जवाब दिए हैं, और व्यक्तिगत सवालों को छोड़ के, हमले से जुड़े हुए सवाल छोड़ के, अब मैं 2 आखिरी सवाल ले रहा हूँ, क्योंकि आपको इस पोजीशन में बैठने में तकलीफ है, अभी घाव अभी पूरी तरह से भरा नहीं है। मेरा एक और सवाल है, इस समय देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर खूब बवाल मचा हुआ है। आप जानते हैं कि बीजेपी का तो ये मैनिफेस्टो में वो हमेशा से इस बात को लेके आगे रहे कि हम जब भी आएगा तो यूनिफॉर्म सिविल कोड लेके आएंगे, लेकिन इसको एक खास विचारधारा का प्रभावी हथियार माना जाता है कि वो जब इसको लागू करेंगे तो वो थोप सकते हैं बहुत सारी ब्राह्मणवादी या हिंदुत्व की जो भावनाएं हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड पे आप क्या सोचते हैं और क्या आपका ओपिनियन है? देखो, पहली बात आपने कहा ना कि मेरा जख्म, तो मैं अपना जख्म फिर कह रहा हूँ। मेरा असली जख्म वो है जो इस देश के बहुजन समाज को सदियों से झेलना पड़ रहा है, और वो जख्म कैसे भरे, इसी के लिए मेरा संघर्ष है, ना कि इस जख्म के लिए। ये तो जख्म बढ़ जाएगा। रही बात यूसीसी की, तो बीजेपी को बात करनी चाहिए पहले सामाजिक असमानता पे, आर्थिक असमानता पे, राजनीतिक असमानता पे, धार्मिक असमानता पे, लैंगिक असमानता पे। ये जो इतनी असमानता, पहले इनको दूर करना चाहिए। क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर को भी मैंने यूसीसी पे पढ़ा, उन्होंने कहा कि देश अभी उसके लिए तैयार नहीं, क्योंकि देश में इतने तरह का जो गैर बराबरी है, जब तक देश उसके लिए तैयार नहीं, तो कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 24 जिसकी बात बीजेपी के लोग कर रहे हैं, उसमें भी ये कहा गया ना कि इसको जबरदस्ती थोप नहीं सकते हैं जी, इसका दबाव नहीं बना सकते। देखो, मैं कह रहा हूँ, हर कानून के लिए लोगों को थोपने की बजाय, कानून तो बहुत है, लेकिन क्या हम उसका उसी तरह पालन करते हैं? जैसे एक कानून बना कि साहब जो है सार्वजनिक रूप से अगर कोई शराब पिएगा तो उस पर जुर्माना लगा, सार्वजनिक रूप से कोई सिगरेट पिएगा उस पर जुर्माना लगेगा। क्या हमने कभी, आपने देखा सड़क पे इसका पालन होता है? लोग थूकते भी हैं और लोग सिगरेट भी पीते हैं, और कोई विरोध करेगा तो लोग झगड़ा भी कर देंगे। बेसिक हमें लोगों को समझाना है। लोगों को अभी समझ में यही नहीं आया ना कि कौन सा कानून की अहमियत क्या है और वो हमारे लिए कितना ज़रूरी है, हमारे देश के सम्मान के लिए कितना ज़रूरी है। बेसिक ये है कि हमें देश के संविधान को पहले पढ़ाना चाहिए, लोगों तक पहुँचना चाहिए कि वो अपने अधिकार और अपने कर्तव्यों को जाने।
तो लोग अपने अधिकार कर्तव्य जानते ही नहीं है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि जब तक लोगों में असुरक्षा की भावना बनी रहेगी तब तक कोई भी कानून जो है बेईमानी साबित होगी। इसलिए बीजेपी को पहले इन पे बात करनी चाहिए। यूसीसी अगर वो चुनावी एजेंडे के रूप में वो कर रहे हैं तो मैंने फिर कहा कि हम संविधान को मानने वाले लोग हैं, अगर कोई भी कानून इस देश के अल्पसंख्यकों के विरोध में, इस देश के एसटी के विरोध में आएगा और वो उसको चुनावी हथियार के रूप में बीजेपी प्रयोग करेगी तो हम उसका विरोध करेंगे, हर कीमत पे विरोध करेंगे। क्योंकि इस देश के आदिवासियों के भावनाओं के साथ, उनके अधिकारों के साथ, इस देश के सिख के अधिकारों के साथ, उनकी भावनाओं के साथ, इस देश के जैन के, बुद्धिस्ट के, ईसाई के, मुसलमान के, इनके अधिकार और इनकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ अगर आप चुनावी एजेंडे के रूप में करोगे तो ये संविधान को मानने वाले लोग स्वीकार नहीं करेंगे। और आप ये जानते हैं बीजेपी का हमेशा से एजेंडा रहा है कि चाहे कुछ हो जाए कि उनको चुनावी लाभ होना चाहिए। राजस्थान की घटना पे बड़े पैमाने पे बीजेपी के नेता रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, लेकिन वहीं जब यूपी में हाथरस की घटना हुई थी, एक बीजेपी के नेता से एक बोल नहीं निकला। उनका अंतिम उद्देश्य सिर्फ चुनावी राजनीति को प्रभावित करना, ना कि किसी की मदद करना। और कानून के पीछे भी देखो, जैसे आपने किसानों के खिलाफ आप कानून लिया है और आपने किसानों से बात भी नहीं की और फिर वो उस पर कानून, अंत क्या हुआ? किसान सड़कों पर 13 महीने बैठ रहा, 700 लोगों की जान गई। क्या कि लोगों की जान कीमती नहीं है? 13 महीने लोगों का काम छूटा रहा, उनको आर्थिक नुकसान हुआ, उनको पारिवारिक नुकसान हुआ, कितने लोगों की जान चली गई और भी बहुत सब चीजें हुई। क्या बीजेपी के लोगों को शर्म आई एक बार? फिर बाद में जैसे चुनाव आया यूपी, उत्तराखंड और पंजाब का, तो आपने हाथ जोड़ के माफी मांग ली। आपको लगता था आपका वोट का नुकसान ना हो जाए कि मेरी तपस्या में कोई कमी। देखो मैं फिर कह रहा हूँ, इस बात को समझना पड़ेगा कि बीजेपी का जो एजेंडा है, बीजेपी को सिर्फ चुनाव लड़के सत्ता में रहना, क्योंकि उन्होंने इतने घोटाले कर लिए हैं और मेरे जैसे लोग बोलते हैं तो उनके खिलाफ सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स, इनसे मेरा कुछ बिगड़ नहीं सकता। पहले कितने लोगों पे इनके हमले हुए आपने देख लिया। फिर झूठे मुकदमे, जेल, फिर चाहे पत्रकार हो चाहे कोई एक्टिविस्ट हो, जिस तरह से उनके खिलाफ झूठे मुकदमे, जेल, जांच, एनआईए और तमाम तरह की चीज़ें, और वो फॉल्स एविडेंस जो है उनको जो है उनके लैपटॉप में डाल के उनको किस तरह से प्रताड़ित किया गया, जेलों में फंसे हुए लोग। और उसके बाद जब मेरे जैसा व्यक्ति, जिन पे इनका कोई जोड़ नहीं चलता, जो जेल से डरता, मुकदमे से डरता, सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स, एनआईए उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकती क्योंकि संविधान को मानने वाला व्यक्ति है, तो फिर उसकी हत्या करा दो। तो ये जो हमले, इन्हीं के खिलाफ हमने 21 तारीख का वो किया है, जो चाहे किसानों पे हमला किया जा रहा हो, चाहे पत्रकारों पे, चाहे नौजवानों की रोजगार पे, चाहे महिलाओं के साथ जो अन्याय हो रहा है, इन सबको लेके हमने 21 तारीख का प्रोटेस्ट कॉल किया है। और हम सरकार से जवाब मांगे कि सरकार को हम चुपचाप बच के जाने नहीं देंगे। मानसून सत्र चल रहा है, सरकार क्या कर रही है, दलितों के, पिछड़ों के, आदिवासियों के, अल्पसंख्यकों के, जातिगत जनगणना पे क्या करें, सबका जवाब हम 21 तारीख को मांगने जा रहे हैं। 21 तारीख को ज़रूर हम आपका देखेंगे कार्यक्रम कैसा रहता है। 2024 आने वाला है, चुनाव होगा लोकसभा का, अलग अलग गठबंधन बनने की कोशिश हो रही है, प्रधानमंत्री अपना गठ बना रहे हैं, लोगों को शामिल कर रहे हैं किसी भी तरीके से। आप जिस तरह का ईडी का जिक्र कर रहे हैं, महाराष्ट्र में हमने देखा। और दूसरी तरफ विपक्ष जो है वो अपनी पार्टियों को मिलाने में, जैसे पटना में मीटिंग हुई, कई दल वहाँ पर गए। लेकिन इस पूरे डिस्कोर्स में मैं जो इंडिविजुअली देखता हूँ कि दलित लीडरशिप की कोई बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन उसमें नज़र नहीं आती है। खड़गे साहब ज़रूर हैं कांग्रेस से, लेकिन उनका उस तरह से दलित बहुजन पर्सपेक्टिव पे बहुत ज़्यादा काम नहीं है। तो मैं इस राष्ट्रीय राजनीति में दलित लीडरशिप की क्राइसिस को महसूस करता हूँ। आप भी महसूस करते हैं कि दलित लीडरशिप या दलित ओपिनियन बहुत वीक हुआ है, और 2024 के इलेक्शन में इसका क्या असर देख रहे हैं? देखिए, मैं आपको एक चीज़ स्पष्ट करता हूँ कि बाबा साहब अम्बेडकर ने जो प्रतिनिधित्व का कॉन्सेप्ट जो किया, वो इसीलिए था कि उनको इस बात का डर था कि जब इनका रिप्रेजेंटेशन नहीं होगा, इनके लोग ही नहीं होंगे, इनकी वॉइस नहीं होगी, तो इनके मुद्दों पे चर्चा नहीं होगी। वैसे भी दलित राष्ट्रीय राजनीति से लगभग गायब हो गया, जबकि मैं बहुजन राजनीति करता हूँ, लेकिन फिर भी जब आप दलित उस पर सवाल पूछ रहे हैं, ये एक अलग कॉन्सेप्ट है, तो मैं इस पर इसलिए जवाब दे रहा हूँ कि राष्ट्रीय राजनीति से लगभग दलित जो है वो गायब हो गया। पहले बेंजीज का प्रतिनिधित्व करती थी, अब उनकी जो है राजनीतिक वो कमज़ोर हुई है, उनके यूपी में भी एक सीट तक सिमट गए, तो उनको भी इस तरह से वो जो है इग्नोर किया जा रहा है। फिर उसके बाद उधर प्रकाश अम्बेडकर जी हमारे बड़े नेता हैं महाराष्ट्र में, उनको भी आप देखो कि मुझे छोड़िए, आप बहुत सारे लोगों को इग्नोर किया जा रहा है। लेकिन मैं समझता हूँ कि लोकतंत्र में जिनका दल नहीं, उनके अंदर बल नहीं, और जिनके पास बल नहीं, उनकी समस्याओं का हल नहीं। हमारी समस्याओं पर तब बात होगी जब हमारा नेतृत्व वहाँ होगा। देखिए, हमारे मुद्दे हैं, हमसे अगर कोई भी अलायंस की बात आएगी तो हमारा अलायंस हमारे मुद्दों पे होगा, पावर पे होगा। हम पावर शेयरिंग चाहते हैं, हमें और हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि किस तरह के परिवर्तन होने चाहिए, क्योंकि जिस तरह के परिवर्तन, जो कानून अभी है उसी को इम्प्लीमेंट कराते हैं हम लोग। तो मैं इस बार लिए कह रहा हूँ कि देखो, हमारा मुद्दा है
जो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, बैकवर्ड के लोगों पे, अल्पसंख्यक लोगों पे ये जो एट्रोसिटी हो रही है, धार्मिक और जातिगत जो शोषण हो रहा है, ये बंद होना चाहिए। जातिगत जनगणना होनी चाहिए, प्रमोशन में रिजर्वेशन SC ST OBC को मिलना चाहिए, बैकलॉग भरना चाहिए, छात्रवृत्ति जो है हमारी वो तो पुनः चालू होनी चाहिए, जो हायर एजुकेशन में जो स्कॉलरशिप थी वो उसकी बात कर रहा हूँ। उसके बाद जो है एजुकेशन यहाँ पे अच्छी होनी चाहिए, हेल्थ के जो हैं वो अच्छे होने चाहिए। जो बुनियादी हमारे इश्यूज हैं जिनसे हमारे घर परिवार प्रभावित होते हैं, रोटी कपड़ा मकान की व्यवस्था सब लोगों को होनी चाहिए, और स्वाभिमान सम्मान का जीवन सब लोगों के लिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यहाँ से कोई भाग जाए या कोई यहाँ रहे, मैं सबके लिए कह रहा हूँ, सब लोग, क्योंकि भारत सबका है, सब लोगों के लिए जिस तरह दूसरे लोगों को, सब लोगों को समानता का अधिकार है, सम्मान का जीवन है, ऐसा जीवन हमारे लोगों को मिलना चाहिए। लेकिन हमारे लोगों के लिए जो हाशिए पे हैं, सदियों से जो है हाशिए पे रहे, अन्य अत्याचार, उनके लिए कुछ स्पेशल प्रोविजन जैसे पहले होते थे, बजट में SCP का पैसा आता था, अब तो कोई बात ही नहीं होती है। अब तो सारे, मैंने देखा कई बार उस पैसे को वापस भेज देती है सरकारें। हमारे यहाँ हॉस्टल जो है, पहले हॉस्टल थे, बहुत सारे बच्चे रहते हैं, हॉस्टल जर्जर हो गए, उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा है। अब उससे पहले जब बहुत सारे टेस्ट होते थे तो हमें रेलवे में और कई जगह से जो है अवसर मिलते थे आसानी से पहुंचने के, आर्थिक रूप से कमजोर होने के कारण, अब वो सब समाप्त हो गए। तो हमारी राजनीति वो पूरी मुद्दों पे आधारित है। जो भी हमारे मुद्दों पे जिनसे सहमति बनेगी, हम भी उस आंदोलन को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। देखिए, मैं देश से बड़ा प्यार करता हूँ क्योंकि डॉक्टर अम्बेडकर को मानने वाला व्यक्ति हूँ, और डॉक्टर अम्बेडकर कहते हैं प्रथम और अंत्य भारतीय हैं। प्रथम और अंत्य भारतीय होने के साथ भारत में हमारे लोगों को स्वाभिमान सम्मान और बराबरी के अवसर भी मिले, ये भी इसीलिए राजतंत्र है, नहीं इसलिए लोकतंत्र है। इसे और राजनीतिक लड़ाई हमारी यही है कि हमारे लोगों को इग्नोर ना किया जाए, क्योंकि अगर सरकारें तो बदलती रहती हैं। भाई यूपी में बीजेपी की सरकार है, दिल्ली में आम आदमी पार्टी की है, और यहाँ कांग्रेस की है राजस्थान में। तो क्या वहाँ जो सामाजिक न्याय होना चाहिए, जिसकी इतनी संख्या बारे उसकी इतनी हिस्सेदारी, क्या वहाँ लागू है? क्या वहाँ कास्ट एट्रोसिटी नहीं हो रही है? क्या वहाँ जो है बैकलॉग भरा जा रहा है? क्या स्पेशल प्रोटेक्शन मिल रहा है? क्या अन्य अत्याचार होने पे जो शेड्यूल का वो SC ST एक्ट है उसको पूर्ण रूप से इम्प्लीमेंट किया जा रहा है? तो ये सब चीज़ें जब नहीं दिखा, क्या प्रमोशन में रिजर्वेशन उन्होंने लागू कर दिया, क्या ओल्ड पेंशन स्कीम उन्होंने शुरू कर दी है? इन सब चीज़ों पे जो हमारे मुद्दे, जिनको हम ही जिम्मेदार से रखेंगे, क्योंकि बाकी लोगों के लिए तो मुद्दे ही नहीं है। बाकी लोगों के, बहुत सारे लोगों के तो हम इंसान भी नहीं है। हमारी चमड़ी उतार लेना या हमें अपमानित करना, कहते हैं उनको लगता है ये उनका जन्मसिद्ध अधिकार है। गांव देहात में बच्चों के साथ अन्याय करना, उनके कपड़े फाड़ लेना, उनकी चुन्नी को नोच लेना, उनको अपमानित करना, उनके साथ जो है दुर्व्यवहार करना, तो ये उनको लगता है उनका जन्मसिद्ध अधिकार है। अब ये पिछले कुछ समय से ये जो जन्मसिद्ध अधिकार है, ये वर्चस्व जो है उनका खत्म हो रहा है। इसीलिए चंद्रशेखर जैसे लोगों पे और भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी के लोगों पे उनकी हत्या तक करने की नौबत आ गई। ये बौखलाहट, और ये जल्दी जो है दूर हो जाए, क्योंकि धीरे धीरे हमारा आंदोलन मजबूत हो रहा है। लोग भी ये देख रहे हैं कि एक आदमी जिसकी जान पे भी बनाई है, वो उस पर चाहे दूसरे लोगों ने कितने आरोप लगाए उसकी छवि खराब करने के लिए, अगर वो गलत होता तो उसकी जान पे ना बनाती। ये भी लोग देख रहे हैं कि चलिए मेरे खिलाफ कितना दुष्प्रचार किया गया, लेकिन समाज भी ये देख रहा है कि भाई किस तरह से उस आदमी को लगातार झूठे मुकदमे, जेल, मारपीट, और अब उसकी जान लेने का प्रयास किया जा रहा है। तो इसका मतलब वो जो काम कर रहा है वो सही रास्ते पे कर रहा है, और उसको इसकी वजह से जो विरोधी लोग हैं इस विचारधारा के, बहुजन विचारधारा के, उनको नुकसान हो रहा है। इसलिए उसके जान लेने का प्रयास जो है ना, सरकार को उसकी जान से ज़्यादा प्यार हो गया। तो मैं कल भी मेरा संरक्षण समाज ने किया, 21 तारीख को मेरा संरक्षण मेरा समाज करेगा, और आने वाले समय में भी, क्योंकि नेता आदमी समाज से होता है, नेता से कोई समाज नहीं होता, और हमारी पूरी राजनीति समाज के हितों के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए, ना कि अपनी कुर्सी के लिए। तो इस लड़ाई को हम लोग जारी रखेंगे, इससे पीछे हटने वाले हम लोग नहीं हैं। जी, कुर्सी से सवाल ले लेता हूँ। 2024 में लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं तो किसके साथ? अकेले लड़ेंगे, समाजवादी गठबंधन में जाएंगे, कहाँ से लड़ेंगे? देखिए, अभी तो हम लोग समाजवादी, आरएलडी और हम लोग अलायंस में हैं, और 2024 के चुनाव से पहले 2023 का चुनाव है। हम लोग ज़्यादा एनर्जी मध्य प्रदेश, राजस्थान के 2023 के चुनाव पे, छत्तीसगढ़ के पे लगा रहे हैं, तेलंगाना वाले पे। और आप जानते हैं हमने वहाँ बड़ी बड़ी रैलियाँ करके भी और वो विश्वास भी पैदा किया है। और 2022 के विधानसभा चुनाव के बाद जो हमने सीख ली है, उससे भी हमने बहुत सारी चीज़ें कि हमें समझ आया कि संगठन बहुत ज़रूरी है। तो ज़मीन पे हमने संगठन को मजबूत किया, बूथ तक का संगठन हमने बनाया है, और उसी का प्रमाण जो है वो 4.5 लाख जो लोग इकट्ठा होते हैं, उसी रैली का प्रमाण, उसी बूथ के संगठन मैनेजमेंट का परिणाम है कि बिना साधने के इतने लोग इकट्ठे होते हैं। तो 24 का जो चुनाव होगा उसकी रणनीति पार्टी की होगी,
पार्टी चुनाव लड़ाएगी तो लड़ूंगा, पार्टी नहीं लड़ाएगी तो नहीं लड़ूंगा। तो जिस दिन पार्टी आदेश दे देगी जिस सीट पर जाकर तैयारी करनी है उस सीट पर जाकर तैयारी करूँगा। पार्टी अगर मना कर देगी तो एक वर्कर के भांति, जैसे अभी मेरे पास लीडरशिप नहीं है, अब लीडर जो हमारे भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और आज़ाद समाज पार्टी के जो हमारे राष्ट्रीय महासचिव और राष्ट्रीय लीडरशिप है भीम आर्मी की, वही जो है भीम आर्मी के राष्ट्रीय महासचिव, वही लोग देख रहे हैं। उन्होंने मुझसे कहा कि आप आराम करो, पहले आप स्वस्थ हो जाओ, जब तक आप स्वस्थ नहीं होते तब तक आप राजनीतिक कामों में हिस्सेदारी ना करो, ये हमें करने दो। आंदोलन की जिम्मेदारी भी उन्होंने ली है और राजनीतिक उसकी भी। तो क्यों हमारे यहाँ कमेटी है और कमेटी जो है निर्णायक है। बुद्ध ने भी कहा कि संघ में शक्ति होती है, तो संघ जो है, संघ जो निर्णय लेगा उसका हम लोग, संघ से मतलब आरएसएस मत ले लेना यार संघ से मतलब है संगठन, तो संगठन जो निर्णय लेगा उसका हम लोग स्वागत करेंगे और उसके लिए हम लोग उस बात में हम लोग खरे उतरने का काम करेंगे। और मेरा ये मानना है कि 2024 के जो परिणाम है उसमें आज़ाद समाज पार्टी ताकतवर दल के रूप में उभरेगा और हो सकता है कि जिस बात को विपक्ष बदलने के लिए कह रहा हो, इस सत्ता परिवर्तन के लिए विपक्ष कह रहा हो या विपक्ष प्रयास कर रहा हो, उसमें हो सकता है सबसे बड़ी जो चाबी है वो आज़ाद समाज पार्टी भीम आर्मी साबित हो। क्योंकि आरएसएस से भी के मुकाबले जो सबसे बड़ा संगठन है वो भीम आर्मी के पास है आज के समय में 20, 22, 23 प्रदेशों में, जहां भीम आर्मी के लोग, आपने 2 अप्रैल का आंदोलन भी देखा, 13 पॉइंट रोस्टर का भी देखा, जब CN पर NRC का समय था तब भी आपने देखा कि जहां लोग जो हैं प्रभावित होते हैं। जैसे ही धीरे धीरे बात और आगे बढ़ेगी तो आज़ाद समाज पार्टी भीम आर्मी एक ऐसा दल है जो इस सत्ता को परिवर्तन करने में एक बड़ा रोल जो है अदा कर सकता है, ऐसा मेरा मानना है। और ये कुछ दिनों विपक्ष के लोगों को महसूस होगा, खूब भागदौड़ करने के बाद उनको शायद एहसास होगा कि बिना इस विचारधारा के लोगों के हम लोग बीजेपी को नहीं रोक सकते। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। धन्यवाद। चंद्रशेखर आज़ाद ने बहुत बेबाकी से सवालों का जवाब दिया और इन सवालों के बाद हम इनसे यही कहेंगे आखिर में कि सावधान रहें, सुरक्षित रहें और देखते रहें द न्यूज़ वीक। इस पूरे इंटरव्यू पर आपकी क्या ओपिनियन है, आपकी क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर लिखें। आपसे अपील है वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा नाम सुमित चौहान है और इस इंटरव्यू को रिकॉर्ड करने में मेरी मदद कर रहे हैं मेरे सहयोगी मोहित। अगले किसी वीडियो में मुलाकात होगी दोस्तों, तब तक आप देखते रहिए द न्यूज़ वीक। साथियों, अगर आपको द न्यूज़ वीक का काम पसंद है और आप चाहते हैं कि हम यूं ही अम्बेडकरवादी पत्रकारिता करते रहें तो हमारी आर्थिक मदद जरूर करें। आप अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे इस QR कोड को स्कैन करें और न्यूज़ वीक फाउंडेशन के खाते में अपनी दान की राशि भेजें। QR कोड के अलावा आप UPI के जरिए भी मदद कर सकते हैं। आप हमारी UPI ID newsweek@yes bank पर भी मदद भेज सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे अकाउंट में भी मदद भेज सकते हैं। खाते का नाम है न्यूज़ वीक फाउंडेशन, अकाउंट नंबर है 02358800000640। IFSC कोड है YESB000235। बैंक का नाम यस बैंक है और ब्रांच है नेहरू पैलेस दिल्ली। आप डोनेशन के एवज में इनकम टैक्स में भी छूट पा सकते हैं। डोनेशन की रसीद पाने के लिए ट्रांजैक्शन का स्क्रीनशॉट हमें भेजें। टाइप करें डोनेशन स्पेस आपका नाम और हमें 8595794224 पर व्हाट्सएप करें।